नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जब से अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया है और अफगानिस्तान का कंट्रोल तालिबान के हवाले हो गया है, तब से अफगानिस्तान की मईशत बहुत कमज़ोर हो गई है। 2001 से जब से अमेरिका अफगानिस्तान में आया और 2021 में जब गया, 20 साल के लिए तो अमेरिका ने उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। हर लिहाज से उसकी खिदमत करता रहा। उसके लोगों को अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि गरीबी क्या होती है। लेकिन जैसे ही अमेरिका निकला और तालिबान आ गए, यानी 15 अगस्त 2021, उसके बाद से तो हालत बहुत पतली हो गई है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की वैसे भी एक्सपोर्ट तो सिर्फ खुश्क मेवा है, ड्राई फ्रूट है, और वो भी क्योंकि उसको अभी तक रिकग्निशन नहीं मिली दुनिया से, तो उसके लिए ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉलर ये वो बहुत मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से वो भी जो है यूं समझ लीजिए कि जैसे ठप होकर रह गई है। अब और कुछ नहीं तो कम से कम लोगों को खाना तो चाहिए। अच्छा, एक दूसरी बात ये है कि खुद अफगानिस्तान की जो सरकार है, तालिबान सरकार, उनकी जो है मुल्क दुश्मन पॉलिसियां भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। आधी आबादी को तो उन्होंने घर पर महदूद करके रख दिया है। पता नहीं किस किस्म का इस्लाम है उनका कि वो लड़कियों को न पढ़ने देते हैं न कोई काम करने देते हैं। जब आधी आबादी कुछ भी नहीं करेगी तो जाहिर है तरक्की भी आधी हो जाएगी। खैर, हम बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान के लोगों को कम से कम रोटी तो चाहिए ही, और वो कहाँ से आएगी। तो ऐसे वक्त में अफगानिस्तान का पुराना दोस्त हिंदुस्तान काम आ जाता है। 2021 में जब ताज़ा अमेरिका गई थी अफगानिस्तान से, तब भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 टन गंदम दी थी। और उस वक्त हकीकत में भारत की, मैं कह सकता हूँ कि ये गलती थी या खुशफहमी थी कि भारत ने ये कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि वाघा बॉर्डर से ये गंदम अफगानिस्तान तक जाने दे। हकीकत में ये कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा होता रहता है। हमने कुछ रोज एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि भारत तो कई मुल्कों के साथ, जो पड़ोसी मुल्क हैं, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, बांग्लादेश है, ऑन रोड ट्रकों से काम जाता है, माल जाता है वहाँ पर। तो पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता, अफगानिस्तान क्यों नहीं जा सकता। और इस तरह एक तो वक्त भी कम लगता है, दूसरा खर्चा भी कम लगता है। लेकिन पाकिस्तान तो उसकी तो जो क्रिएशन है वो बजाते खुद एंटी इंडिया है। इसीलिए वो तो हिंदुस्तान को किसी भी लिहाज से कोई भी फैसिलिटी देना नहीं चाहता था। और हद तो ये है कि जब अफगानिस्तान का भला होता है, अफगानिस्तान के मुसलमानों का भला होता है। आपको ध्यान में रहे कि पाकिस्तान इसलिए वजूद में आया था, ये मुसलमानों के लिए अलग मुल्क है। तो वो जो मुसलमानों के लिए मुल्क बना है, वो पड़ोसी भाई मुसलमान के लिए भी अपनी सरहदें खोलने के लिए तैयार नहीं था। उस वक़्त पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी, जो है तो पंजाबी न्याजी है, लेकिन वो अपने आप को पठान कहता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने गंदम को वाघा बॉर्डर से जाने नहीं दिया। इसीलिए पहले पहले तो भारत ने ईरान में, जो भारत ने चाबहार पोर्ट बनाया है, जो कि ग्वादर से कुछ 50-100 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से वो फिर वो हेरात और काबुल तक माल पहुँच गया। फिर बाद में
जब तालिबान ने गुस्सा किया तो फिर इमरान खान ने उस वक़्त इजाज़त दी थी और जो बाकी माल था, गंदम जो था, वो ट्रकों के ज़रिए गया था। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान का जो तजुर्बा रहा, ये जो एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान के साथ, वो इतना नाखुशगवार था, तो उसने हिंदुस्तान ने तो ये सोचना ही छोड़ दिया कि भले हमें कुछ भी अफगानिस्तान को भेजना हो तो हमें चाबहार पोर्ट से ही भेजना पड़ेगा। वो तो फिर इसीलिए कोविड जब भी था, कोरोना का ज़माना था, वैक्सीन भेजे तो भी चाबहार पोर्ट से भेजे, कोई भी चीज़ भेजनी होती। और उसके बाद भारत ने अफगानिस्तान को 2 मरतबा और 20-20 हज़ार टन की जो है इंस्टॉलमेंट्स गंदम भेजी है। अब ये तीसरी मरतबा फिर से भारत 20,000 टन गंदम और भेज रहा है अफगानिस्तान को, और ये भी चाबहार पोर्ट के ज़रिए ही जा रही है। अब ज़ाहिर है इसमें खर्चा तो कुछ लगेगा और वक्त भी कुछ लगेगा, लेकिन काम हो जाएगा। कम से कम जो खाली पेट हैं अफगानिस्तान के अवाम के, वो तो भर पाएंगे। नाज़रीन, उधर पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ कानून का घेरा तंग होता जा रहा है। एक तो उसके जो लोग हैं यके बाद देगरे उसको छोड़ते चले जा रहे हैं, और उन्होंने छोड़ के, जैसे हमने आपको बताया भी था कि जहांगीर तरीन और अलीम खान, इन्होंने ये जो डिस्ग्रंटेल्ड एलिमेंट्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और फिर दूसरे जैसे फवाद चौधरी निकल गया, अली जैदी निकल गया, ये लोग जो भी थे, ये सभी अभी उन्होंने दो रोज़ के बिल जो है ना, अपनी एक नई पार्टी बनाई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, IPP। और अब ये अलग बात है कि जब इलेक्शन होंगे तो वो कितनी सीटें ले सकते हैं, लेकिन इतना तो दिखाई पड़ता है कि उनका जो दायरे इख्तियार है या जो असर और रसूख है वो साउथ पंजाब है, जनूबी पंजाब में है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे सुनाई दिया है कि शाह महमूद कुरैशी को भी पाकिस्तान सरकार ने छोड़ दिया और फिर वो सीधा इमरान खान के पास गया। ऐसे जो है चेमी गोइयाँ हो रही थी या अफवाह थे पूरे पाकिस्तान में कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को ये मशवरा दिया है कि आप पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले जाइए। एक तो उसकी औलाद भी वहीं पर है, और वैसे भी दुनिया के जो नाकाम सियासतदान होते हैं उनका मस्कन जो है वो लंदन ही होता है। खैर, बाद में इमरान खान ने एक तकरीर की और उसमें उसने कहा कि लोग कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी ने मुझे कोई मैसेज दिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब उसने अगर कोई मैसेज दिया भी था शाह महमूद कुरैशी ने तो उसके बारे में इनकार करता है, तो इसका मतलब वो पाकिस्तान छोड़कर जाना नहीं चाहता। मतलब वो ही इज स्टिल हेल बेंट ऑन कन्फ्रंटेशन विथ एस्टेब्लिशमेंट। अब देखें इसका नतीजा क्या होता है। अभी 2 रोज़ के बिल, यानी ये जो रात गुजर गई ये नहीं, इससे पहले वाली यानी जुमे और हफ्ते के बीच वाली रात के 2 बजे 3 गाड़ियां, काली गाड़ियां, काले जो उनकी विंडोज़ थी, खिड़कियां थी, उनसे वो उनमें एजेंसियों के लोग थे, खुदा जाने कौन थे। आधी रात को 2 बजे जमान पार्क में इमरान खान के घर पर आए और उन्होंने कहा कि हम तफ्तीश करने आए हैं। अब इमरान खान के खिलाफ 4 केसेस हैं जो फौरी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। वो 4 केस कौन से हैं? एक तो खैर आपको मालूम है कि 9 मई को उसने जो फसादात करवाए पूरे पाकिस्तान में, अब उसके लिए भी अभी तक ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन इशारे तो दे चुकी है एस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार। मतलब जाहिर है उसमें तो इमरान खान आ जाता है, या उकसाने वाले उसमें भी इमरान खान आ जाता है। इनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। एक तो केस उसके खिलाफ ये है, और दूसरा है अरशद शरीफ केस। नाजरीन, अरशद शरीफ पिछले साल 22 अक्टूबर में कीनिया में ये मतलब एक
सहाफ़ी थे जो पीटीआई के मतलब हकीकत में तो हमदर्द हुआ करते थे, लेकिन उसको उसी वक्त पीटीआई ने खुद ही पाकिस्तान से भगा दिया था और वो वहाँ से दुबई गया और फिर दुबई से वो नैरोबी चला गया। नैरोबी में उसका कत्ल हो गया। अब उसकी जो वालदा है अरशद शरीफ की, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी है और उसमें उसने ये अर्ज़ किया है कि मुझे जो शक है, मतलब वो एक लिहाज से वो तो जैसे यकीन से कह रही है कि उसके बेटे के कत्ल में 4 लोग मुलविस हैं। उसमें वो पहला नाम तो इमरान खान का ही ले रही है और फिर दूसरा नाम वो ले रही है फैसल वावड़ा, तीसरा नाम इमरान रियाज खान अभी अभी छूट के आया है और चौथा नाम है ARY का, जो ARY चैनल है टीवी चैनल, उसका जो मालिक है सलमान इकबाल, उसका नाम ले रही है और वो कहती है कि इन चारों के ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये मेरे बेटे के कातिल हैं। अब इसके लिए भी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंसियों के लोग आए थे। और फिर तीसरा केस था ज़िले शाह, ये जब भी लॉन्ग मार्च हो रहा था पिछले साल इमरान खान का, तो तभी ये भी पीटीआई का बंदा था और ये एक एक्सीडेंट में मारा गया था। बाद में पता चला कि इसका कत्ल किया गया है और इसके लिए भी कहते हैं कि इमरान खान खुद जिम्मेवार है, तो इसकी भी इंक्वायरी करने के लिए वो लोग आए थे। और अभी चौथा केस तो ताज़ा 3-4 रोज़ कबल इमरान खान के खिलाफ एक वकील है कोयटा का अब्दुल रज़ाक शर, उसने आर्टिकल 6 के तहत दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान के ऊपर पाकिस्तान के आइन की आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा आयद लगाया जाए क्योंकि उसने गद्दारी की है। और फिर 3-4 रोज़ केवल हमने आपको बताया था एक व्लॉग में कि वो कोयटा में रास्ते में जा रहा था अपनी कार में, तो 2 मोटरसाइकिल सवार आए दोनों बाजुओं से और उन्होंने उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी, जिसकी वजह से वो मौके वारदात पर ही हलाक हो गया। तो ये जो 4 केसेस हैं, इनके बारे में पूरी रात पाकिस्तान की एजेंसियों वाले 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वो इंक्वायरी करते रहे और फिर चले गए। अब तक इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन अगर जैसे दिखाई देता है, अब हम लोग भी अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, बाकी तो जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर है वो क्या सोचते हैं ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। तो हमें अंदाज़ा ऐसा लगता है कि अगर नवाज शरीफ की तरह या परवेज़ मुशर्रफ की तरह इमरान खान पाकिस्तान से बाहर जाने की जो उसको ऑफ़र की गई है, अगर वो उसके लिए इनकार कर देता है तो फिर उसका हश्र भी वही होगा जो भुट्टो का 1979 में हुआ था, क्योंकि भुट्टो को भी ऐसे ही एक केस में फंसाकर फांसी की सज़ा दे दी गई थी और इसके ऊपर तो अभी एक नहीं 4 केसेस हैं और किसी भी केस की सज़ा में उसे फांसी हो सकती है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।